करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं डाउरी है क्या, है ना। अभी हमने सेक्शन में देखा है या इन दिस एक्ट डाउरी का मतलब क्या है पहले ये देख लेते हैं, बीएनएस में जाने से पहले, है ना। So in this act, dowry means any property. Dowry का क्या मतलब है? Any property, any property. ठीक है, संपत्ति हो गई, कोई भी प्रॉपर्टी हो गई। डाउरी मतलब एनी प्रॉपर्टी, पहला चीज हो गया। सेकेंड, आर अथवा एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो कोई भी ऐसी चीज जो संपत्ति नहीं है बट क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। बहुत सारी चीजें होती है, इसके लिए आपको ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड ओके, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई, ठीक है। गिवन आर एग्री टू बी गिवन, तो ये दो चीज हो गई जो डाउरी में आएंगी। और इसका क्या हो रहा है, जो दी गई हैं, गिवन दी गई हैं, या जिनको देने के लिए क्या किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है। लोग राजी हुए कि हम देंगे, इधर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली, कैसे देंगे, चाहे सीधे तौर पे देंगे, ठीक है। सीधे तौर पे क्या होता है, हाथ में ले जाके दे दो, है ना, या किसी अन्य रूप में दे दो, है ना, इनडायरेक्टली, ठीक है। कौन दे रहा है, बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी ऑफ द मैरिज। कौन कौन दे रहा है, पहला शादी का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को दे रहा है, अ पार्टी गिविंग सेकंड पार्टी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं दिया गया है कि ब्राइड वाले ग्रूम को दे रहे हैं, ग्रूम वाले ब्राइड को दे रहे हैं, क्योंकि देखो इधर नॉर्थ इंडिया में दुल्हन वाले देते हैं, बट आप अगर राजस्थान वगैरह में जाओगे, है ना, तो वहां दूल्हा देता है लड़कियों को, ब्राइड्स को, ठीक है, दहेज। ओके, by the parent of either party to a marriage or by any of other person to either party to the marriage or to any other person at or before or any time before the connection with the marriage of the said parties। कौन दे रहा है, ठीक है, चाहे पार्टी को दूल्हा दुल्हन हो गए, या उनके कोई पेरेंट्स दे रहे हैं, या कोई भी रिश्तेदार दे रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव। किसको दे रहे हैं, दूसरे को, ठीक है, या दूसरे पक्षकार को दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स को दे रहे हैं, चाहे लड़के के पेरेंट्स लड़की को, या लड़की के पेरेंट्स को दे रहे हैं, लड़की वाले दे रहे हो लड़के को, ठीक है। कब दे रहे हैं, टाइमिंग क्या है, देखो टाइमिंग, टाइमिंग बताया गया है, सॉरी, चाहे शादी के पहले हो, ठीक है, या शादी के टाइम पे हो, या शादी के बाद हो, ठीक है ना। एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, देखो इधर party of the marriage or any other person at the before or any time after the marriage in connection with the marriage of the said parties but does not include dower or meher in the case of persons to whom the Muslim personal law applies, ठीक है। फिर ये बोल रहा है लेकिन जो मेहर होती जाती है इस्लामिक लॉ में, जो हमने पढ़ा हुआ है, वो डावरी के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। Explanation second, the expression valuable security has the same meaning as in the section 30 of Indian Penal Code, IPC के सेक्शन 30 में, ठीक है, बीएनएस के नए वाले में लागू हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, शादी का कोई पक्षकार किसी को दे रहा है, चाहे दूल्हे वाले दुल्हन को या दुल्हन वाला दूल्हा को दे रहा है, शादी के समय, शादी से पहले या शादी के बाद दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या आएगा, क्या कहलाएगा, दहेज कहलाएगा। देखो इसमें ना कुछ चीजें दहेज में नहीं आती है, बट हमको इतना डीपली नहीं जाना, जैसे कि पेरेंट्स जो गिफ्ट दे रहे अपनी बेटी को डायरेक्टली, है ना, एक निश्चित वैल्यू का हो, बहुत हाई वैल्यू का ना हो, देखने में ही पता चल रहा हो, ठीक है, शादी के टाइम पे दे रहे हैं वगैरह, तो ऐसी नॉर्मल चीजें गिफ्ट वगैरह दहेज में नहीं आती है, ओके। तो आज का टॉपिक है डाउरी डेथ। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में डाउरी डेथ है, हम बीएनएस से कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। देखो पहले डाउरी डेथ शरीर के विरुद्ध अपराधों में दिया हुआ था, इसलिए चैप्टर 16 में दिया हुआ था, ठीक है। चैप्टर 16 जो शरीर के विरुद्ध अपराधों के बारे में था इन आईपीसी। चैप्टर 6 बीएनएस बात करता है शरीर के विरुद्ध अपराधों के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब डाउरी डेथ भी इसमें होना चाहिए था, नहीं। बीएनएस के साथ ये है कि इसमें कुछ अपराधों को
कुछ लिंग से संबंधित अपराधों को उस व्यक्ति विशेष के चैप्टर में डाल दिया गया है। जैसे चैप्टर 5 बीएनएस का है, ये महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है। ठीक है, स्टार्टिंग देख लो, रेप की परिभाषा से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर को डाल दिया गया, इस पॉइंट को डाल दिया गया, डाउरी डेथ को। ठीक है, ओके। नाउ ये पार्ट बीएनएस का हैंडल करता है विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में, जो कि आईपीसी में अलग चैप्टर था। इसका सेक्शन 80 बात करता है डाउरी डेथ की। आईपीसी में सेक्शन था 304 बी, जो डाउरी डेथ की बात करता है, और जो कि प्योर आईपीसी के साथ नहीं था। मतलब 1862 जब आईपीसी बनी थी तब इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, अंदर का लगभग वही कॉन्सेप्ट है ना। एक बार बेयर एक्ट पढ़ते हैं, फिर माइंड मैप बनाते हैं खुद से। ठीक है, देखो इसका नाम ही है दहेज मृत्यु। क्या है? किसी महिला, तो कौन विक्टिम हो रहा है? महिला की मृत्यु हो जा रही है। किस प्रकार हो जा रही है? या तो दाह से, जलने से, या शारीरिक क्षति से। ठीक है, और या कैसे हो रही है मृत्यु? विवाह के 7 वर्ष के भीतर समान परिस्थितियों से अन्यथा हो जा रही है। ठीक है, या तो जलने से हो रही है, या तो चोट से लगने से, या तो ये 3 कारण हो गए। विवाह के 7 वर्ष के भीतर समान परिस्थितियों से अन्यथा हो रही है। ठीक है, और यह दर्शित होता है कि मृत्यु से कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्या की थी? क्रूरता किया था, उसको तंग किया था। ठीक है, ऐसे मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा, और ऐसा पति या रिश्तेदार उसका मृत्यु का कारण करने वाला समझा जाएगा। दहेज की परिभाषा कहां से ली जाएगी? सेक्शन 2 में। ऐसा क्यों कहा गया है 1961 के? देखो, सेक्शन 2 में बीएनएस की बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। लास्ट में 39 में लिखा हुआ है कि जो परिभाषा बीएनएस में नहीं दी है वो हम लोग कहां से लेंगे? अगर उस विधि के नीचे लिखा हुआ है तो वहां से ले लेंगे, नहीं तो बीएनएस से ले लेंगे, जहां पर भी उसकी परिभाषा वर्णित होगी। ठीक है, तो इसमें लिख दिया है कि दहेज का हम वही अर्थ लेंगे जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में दिया गया है। 80(2) में दंड दे दिया गया है। दहेज मृत्यु कारित करेगा वो कम से कम 7 वर्ष का दंड पाएगा, किंतु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। अब इसमें सिंपल या हार्ड भी नहीं लिखा है, फाइन का कोई वर्णन नहीं है, तो फाइन नहीं होगा। सिंपल होगा या हार्ड होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, आजीवन कारावास भी 2 प्रकार का होता है, एक अवधि के लिए होता है, एक जीवन के अंतिम सांस तक होता है। तो ये कैसे होगा ये भी कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा माइंड मैप बना के देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये। ओके, क्या कहता है सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस? ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। बीएनएस सेक्शन 80 और आईपीसी 304 क्या बोल रहा है? एक महिला है जिसकी शादी हुई है। ठीक है, वैलिड, ठीक है, शादी शादी हुई है, मैरिड वुमेन है। ठीक है, शादी के 7 साल के अंदर, तो पहला पॉइंट क्या होगा? 7 साल के अंदर, ठीक है, के भीतर उसकी क्या हो रही है? डेथ हो जा रही है, मृत्यु हो रही है। मृत्यु का कारण क्या है? 3 कारण इसमें बताया जा रहा है। या तो जलने के कारण हो रही है, दाह, ठीक है, या शरीर पर इसको ऐसी कोई गंभीर चोट लग गई है जिससे उसकी क्या हो रही है? शारीरिक चोट, जिससे उसकी मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, और तीसरा है या अन्य कोई असामान्य कारण। असामान्य कारण, असामान्य कारण क्या होता है? देखो, असामान्य कारण जैसे कोई कुएं में गिर के मर गया है, ठीक है, फांसी लगा के मर गया है, ये सब असामान्य कारण है। ये सब नेचुरल काज नहीं है। नेचुरल काज क्या होते हैं? नेचुरल कॉज होते हैं जैसे कि बीमारी से मर गया, है ना, एक्सीडेंट से मर गया। बट जो नेचुरल कॉज से नहीं मरेगा वो असामान्य कारण है। अब क्या हुआ? डेथ से ठीक पहले क्या हो रहा है? डेथ से ठीक पहले, मृत्यु के ठीक पूर्व, मृत्यु के ठीक पूर्व उससे क्या किया गया है? दहेज की मांग की गई है। दहेज की मांग की गई है। नाउ दहेज की मांग की गई है किसके द्वारा? पति के द्वारा या पति के किसी रिलेटिव के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा। ठीक है, किसके रिलेटिव द्वारा? पति के रिलेटिव द्वारा। या तो दहेज की मांग की गई है, या मांग से संबंधित उसको क्या किया गया है? तंग किया गया है, या दहेज के लिए उससे क्या की गई है? क्रूरता की गई है। क्या की गई है?
क्रूरता की गई है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद उसकी क्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है। तो ऐसी मृत्यु क्या हो जाएगी, दहेज मृत्यु कहलाएगी, ठीक है। ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु कहलाएगी। और इसका कारण कौन होगा, वह पति जिसने ऐसा मांग कारण या तंग क्रूरता किया है, या उसका रिलेटिव, ठीक है। इसकी मौत का कारण होगा और उसे दंडित किया जाएगा। अगर रिलेटिव ने ऐसी मांग की थी तो रिलेटिव, और अगर पति ने की थी तो पति, नहीं तो बहुत, है ना। चलो, अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट केस देखते हैं। देखो इसमें एक्सप्लेनेशन में लिख दिया गया है कि इसकी परिभाषा कहाँ ली जाएगी दहेज की, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 से, ठीक है। कब आया था ये एक्ट, 1961 में। ओके, हम पनिशमेंट देखते हैं इसकी, ठीक है। पनिशमेंट पहले देखते हैं, फिर केस देखते हैं। पनिशमेंट कितना है, तो सेक्शन 80, धारा 20, 82, धारा 80 की उपधारा 2, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 की उपधारा 2 बोलती है कि कम से कम मिनिमम कितना होगा, और मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है इस पे, कम से कम 7 साल, ठीक है, मिनिमम, से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास तक। देखो आजीवन कारावास में 20 साल होगा कि अंतिम सांस तक होगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, इसलिए सिर्फ लिखा हुआ है आजीवन कारावास। कोई फाइन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई सिंपल और हार्ड होगा ये भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, कम से कम 7 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास, ठीक है। नाउ केस देखते हैं। देखो ये लेटेस्ट केस में से एक है, मैंने पढ़ा था, विस्मया वर्सेस नैयर, ठीक है, इंग्लिश में लिख, 2022 का केस है ये, है ना। तो जो ये विस्मया थी ना, ये स्टूडेंट थी, किस चीज की थी, आयुर्वेद की, ठीक है। आयुर्वेदा की स्टूडेंट थी। इनकी शादी हुई थी अराउंड 2020 में, ठीक है, दोनों की। क्या हुआ, शादी के बाद, शादी के टाइम पे इसके पिता ने लड़के को 10 लाख की एक कार दी और करीब 800 ग्राम सोना दिया, ठीक है, 800 ग्राम सोना दिया। बट उसके बाद भी ये लोग उसको परेशान करता था, ये लड़का रोज उसको परेशान करता था, ठीक है। और ये अक्सर अपने भाई और पिता से आके बात बोलती थी। एक दिन क्या किया इसने, इसकी लाश मिली कहाँ पे, बॉडी ससुराल में लटकती हुई, ठीक है ना। ये लड़का कह रहा था मुझे कार पसंद नहीं, आप कार वापस कर दो और मुझे क्या कर दो, या कार रहने दो, मुझे 10 लाख रुपए अलग से दे दो, हम दूसरी कार ले लेंगे। लड़की ने सुसाइड कर लिया। कोर्ट में ये बात प्रूव हो गई, ठीक है। और लड़की को क्या मिल गया, दहेज के लिए, अपराध के लिए सजा मिल गई। चूंकि ये भी गवर्नमेंट जॉब में था, सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब ही चली गई, है ना। सेकेंड, सजा कम कर दी गई क्योंकि अपने घर का इकलौता फीडर था, इकलौता कमाने वाला था। बट थोड़ी बहुत जो असर पड़ा पूरी नहीं खत्म की गई, ठीक है। तो दहेज मृत्यु की बहुत सारे केस हैं, आप दहेज मृत्यु के लिए आप देख सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।